2024 से पहले और गुजरात चुनाव के ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी बात कही है जो पूरे चुनाव में तुरुप का पत्ता हो सकता है। सवाल यह है कि शाह ने ऐसा क्या कहा है। स्मृति ईरानी की वो बात जिसमें उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में जाने का निमंत्रण है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे भारत की वो सीक्रेट कूटनीतिक बातें बताई जो आपको आज जरूर जाननी चाहिए और सुननी चाहिए। ये सारे दिग्गज एक मंच पर आए। मंच था टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ न भारत समिट का। आपको दिखाते together and welcome in the house the Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah. भारत का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, देश की बागडोर जिनके हाथों में है, राष्ट्र निर्माण का काम जिन्हें जनता ने सौंपा है, उन सारे राजनेताओं को एक मंच पर लाकर उनसे जनता के हर सवाल टाइम्स नाउ समिट में पूछे गए। 2 दिन चला टाइम्स नाउ का समिट कल समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल सहित देश के कई बड़े बिजनेसमैन और बड़ी हस्तियां शामिल हुई। Put your hands together and welcome in the house the Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah. टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ गृह मंत्री अमित शाह के सेशन में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की। इसमें एक मुद्दा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का था। इस पर बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अयोध्या के फैसले के बाद कुछ और विवाद सामने आए हैं और 1991 में बनाए गए कानून को भी चुनौती दी गई है। बड़ा मुद्दा है जो इस देश में और देश की कोर्टों में चल रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये कोर्टों के थ्रू ही जाएगा जिस तरह से अयोध्या की पूरी लड़ाई कोर्टों के थ्रू गई थी, या इस पर सरकार कोई संशोधन ला सकती है? नहीं, देखिए, मामला कोर्ट में है, मेरी कोई टिप्पणी करने का तुक नहीं रहता है, बचता नहीं है कोई तुक, क्योंकि अयोध्या के जजमेंट के बाद अभी जो विवाद सामने आए हैं उसमें 91 का कानून भी अपने आप में एक प्रकार से चैलेंज में है। मैं नहीं चाहता कि सार्वजनिक मंच पर इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हर कोई कानून अदालत की लीगल स्क्रूटिनी से पास होना चाहिए। अब किसी चैलेंज किया है, देखिए अदालत क्या करती है। लेकिन सरकार पार्लियामेंट में कुछ, सरकार को भी नोटिस दिया है, सरकार अपना एफिडेविट हलफनामा दायर करेगी। अपना जो हमारा जो स्टैंड है वो हम जरूर बताएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा हमला करते हुए उनकी यात्रा में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज पर भी तंज कसा। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो देश टूटा ही नहीं है, राहुल गांधी उसे जोड़ने निकले हैं। राहुल गांधी जी तो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं, आज यहाँ पर हिंदुस्तानी बैठे हैं कि आपका देश टूट गया है। ऑडियंस, क्या देश टूटा है? जो देश टूटा नहीं उसको जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मंच पर जाकर क्या वाक्य उनके मुंह से निकलते हैं। ध्वजा जब देखते हैं भगवा का तो अपनी नाक सिकुड़ लेते हैं। शायद नाक सिकुड़ने का एक कारण ये भी कि जिन हिंदुओं को उन्होंने एक वक्त पे आतंकवादी कहा, उन्हीं का ध्वज अगर कांग्रेस के कहीं ना कहीं किसी पायदान पर या किसी मंच पर दिख जाए तो कहीं ना कहीं उनको ये चोट पहुंचना अथवा आक्रोशित होना स्वाभाविक है। यात्रा कुछ ऐसे लोगों के साथ निकालते हैं जिनका परिवार लिप्त है कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ, जिन लोगों के ऊपर आरोप है कि जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब उस परिवार के किसी मेंबर ने हेडली को समर्थन दिया था, राह दिखाया था। आप पूजा भट्ट की बात यात्रा कुछ ऐसे लोगों के साथ निकालते हैं
जिनके साथ जब वो बैठते हैं तमिलनाडु में, वो लोग ये कह डालते हैं कि भारत की इस पुण्य भूमि पर पैर ना रखो, बीमार हो जाएंगे, और राहुल गांधी उसका खंडन नहीं करते। यात्रा में कुछ ऐसे लोग राहुल जी के पीछे डफली बजाते हुए चलते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देश की राजधानी में दे चुके हैं। लेकिन भारत जोड़ो का मतलब ये भी तो हो सकता है, जैसा कांग्रेस कहती है कि लोग जुड़ रहे हैं, लोगों से कहीं उनका शायद नाता टूटा था, वो लोगों के साथ अपने नाते जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस पहली बार सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार कर रही है कि लोगों से नाता उनका छूट गया है। मैं उन्हें बधाई देती हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में पहली बार कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया है धड़ल्ले से कि हां, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कहीं हमसे छूट गया था। राहुल गांधी के दाढ़ी वाले नए लुक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसते हुए कह दिया कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने भर से कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो स्वयं बहुत बड़े शिव भक्त हैं, और ये मैंने स्वयं उनके साथ जितनी बार भी मैं केदारनाथ की यात्रा में गया हूं, तो मैंने देखा है वो कभी भी बाबा केदार की यात्रा पर आते हैं तो मैं समझता हूं कभी वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आते हैं। वो जब भी आते हैं उस यात्रा में एक भक्त के नाते आते हैं, शिव भक्त के नाते। और 2013 में जब आपदा आई थी, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उस समय भी जो सरकार थी उत्तराखंड में, उस समय में उन्होंने पेशकश करी थी कि मैं केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम करना चाहता हूं। तो उस समय स्थितियां नहीं बन पाई, लेकिन 2014 में आम चुनाव हुए। बाबा केदार की कृपा से कहिए, भगवान की कृपा से, देश की जनता की कृपा से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, और उनके हाथों ही ये काम होना था। मैं इसके पीछे केवल एक ही बात कह सकता हूं कि बाबा अपने भक्तों को ही अवसर देते हैं, इसलिए उन्हीं को अवसर दिया, और उनके नाते आज जो है पूरी देश दुनिया के अंदर बाबा केदार का भव्य और दिव्य प्रांगण बन गया है। पर कांग्रेस तो कहती है कि सबसे बड़े शिव भक्त देश में राहुल जी हैं। वो सभी जानते हैं राहुल जी कौन से वाले भक्त हैं। हम अगर नहीं जानते तो आप ही बता दीजिए, उन्होंने तो यात्रा भी की थी। देखिए, मैं यात्रा के बारे में यही कहूंगा, मैं उनको आजकल देखता हूं, कभी कभी कहीं दिख जाता उनका फोटो, तो दाढ़ी बढ़ा के कोई भी जो है नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता है। तो आपको दाढ़ी के पीछे नरेंद्र मोदी जी बनने का उनका सपना दिख रहा है? नहीं, नरेंद्र मोदी बनने के लिए देखिए जीवन में अनुशासन चाहिए, जीवन में त्याग चाहिए, जीवन में कर्म चाहिए, और स्वयं को तपाना पड़ता है, स्वयं को लगाना पड़ता है, और जीवन में वो संकल्प चाहिए कि जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को केवल और केवल देश की सेवा में, लोगों की सेवा में, मां भारती की सेवा में अर्पण करना पड़ता है, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। How does it all work? टाइम्स नाउ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी शिरकत की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में विदेश मंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत का स्टैंड बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर भारत पर उठ रहे सवालों का भी दो टूक जवाब दिया। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में हुई G20 देशों की समिट इस समय पर जरूरी क्यों थी। You think by voting for something I will end the war? So what is actually my goal? Is my goal to sort of score points, or is my goal to actually get an outcome? I would suggest to you that, you know, in a very polarized situation, if you actually sort of go with the flow of the debate, when it comes to the real issues, you would not be relevant. You would not be relevant because you would be part of the polarization. That when countries look for the middle ground, you know, had I done all the things that you were saying, I would have been of no use to anybody, including myself in Bali. I mean, I had a role in Bali precisely because, you know, different countries. I mean, if the Russians had good things to say about us, and the Americans had good things to say, and the Europeans had good things to say, and so did a number of other countries, it is because
at the end of the day, people know the way I am approaching this conflict is how do I find a way of ending it? Not how do I vote in a particular issue on a particular day and then say it's not my problem. So I think I've taken a bigger in a sense, a bigger view, a longer view, a more serious view of the problem. And I have positioned myself accordingly. And I would say, to some degree, the events in Bali have borne out the correctness of the Prime Minister's judgment on this. महंगाई के मुद्दे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। नाविका कुमार के सवालों का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने अपनी महंगाई की दर को काफी संतुलित रखा है। इन्फ्लेशन रेट जिस तरह बढ़ता जा रहा है और जिस तरह नौकरियों की आज भी किल्लत है, जितने लोग जॉब मार्केट में आते हैं एजुकेशन के बाद और उनके हिसाब से जितनी नौकरियां निकलती हैं, क्या आप भारत की रियलिटी से थोड़े से दूर हैं? मैं मानता हूं कि भारत की रियलिटी ये है कि जब दुनिया में लगभग 1-2% महंगाई होती थी विकसित देशों में, उधर जब आज 8%, 9%, किधर 11% महंगाई है तो हाहाकार मचा हुआ है। भारत में जहां साधारण था आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले डबल डिजिट में महंगाई होती थी, 10-12% महंगाई तो बड़ी आम मानी जाती थी भारत में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 के बाद बहुत कठोर कदम उठाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी मैंडेट किया कि उनको महंगाई रोकने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। अलग अलग तरीके से महंगाई के ऊपर लगाम लगाया। उसके कारण गत 8-8.5 वर्षों की महंगाई की दर लगभग 4.5% आ गई है। आज के दिन भी अगर आप देखें तो पिछले महीने से इस महीने महंगाई घटी है, 7.4 से घट के 6.8 हो गई है अक्टूबर में। मेरा मानना है कि जिस देश में डबल डिजिट महंगाई बड़ी साधारण मानी जाती थी, वहां आज लगभग आधे पे आ गई है उससे महंगाई, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। लोगों के ध्यान में है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कितनी तकलीफ वाली हैं, चाहे वो कोविड की महामारी से अभी अभी उभरा हो विश्व, या यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, और लगभग जिस प्रकार से ग्लोबल फिस्कल टाइटनिंग चल रही है, खासतौर पे अमेरिका और बाकी देशों में जिस प्रकार से ब्याज के दर बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से वहां महंगाई चल रही है, उसके निस्बत देखें तो मुझे लगता है भारत ने फिर भी काफी संतुलित रखा है अपनी महंगाई की पिक्चर या ब्याज की पिक्चर। भारत के इतिहास और खासकर नॉर्थ ईस्ट के इतिहास के बारे में बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुगलों से लोहा लेने वाले अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन के बारे में चर्चा की। इतिहास में देश के कुछ वीरों को जगह न मिलने पर भी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बात की। When we talk about the sins of history and how we're still paying for it, one issue that always raises its head is historical representation. And why we speak about it is because the 400th birth anniversary of Lachit Borphukan is being celebrated on such a grand scale. I don't remember, I'm very embarrassed to say, ever having seen such a celebration in Delhi. Why are you doing it? Is this to try and mainstream Northeast history? No, I think I have a different take on that. Indian history, if you see the history before British come into India, it was largely written on the basis that Mughal conquered India. And Indian history always recognized Aurangzeb as a great sultan, probably one of the most powerful sultan of the India. But now look at the actual story. He could not conquer South, Kerala, Tamil Nadu, it was not under him. Shivaji fought with him and secured a kind of freedom for the Marathas. Guru Govind Singh fought with him. Durgadas Rathore fought with him. Lachit Borphukan defeated him completely. But Indian history
did not recognize all these figures in commensurate with the Aurangzeb. They believe that entire India was under Mughal. But the fact is not like that. Complete India was never under Mughal. I think we have come here to show that Northeast doesn't have a separate history. Northeast history and Indian history is same. But why you have not recognized Lasit Borphukan, but you are recognizing Aurangzeb? I think the people, basically the left people who has written history, they written in a manner so that you always feel that you have been conquered. You are a defeated people. You are a demoralized people.